गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 5 जुडिशरी आज हमको स्टार्ट करना है। जुडिशरी का मतलब न्याय व्यवस्था होता है। स्टार्ट करते हैं। A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. But can you think of why we need these courts? As you have read in Unit 2, in India we have the rule of law. What this means is that laws apply equally to all persons and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of the mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. As an organ of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. It can play this role only because it is independent. What does an independent judiciary means? Is there any connection between the court in your area and the Supreme Court in New Delhi? In this chapter, you will find answer of these questions. जुडिशरी मतलब न्याय व्यवस्था। भारत की न्याय व्यवस्था किस तरह की है, उसके क्या रोल्स हैं, किस तरह से उसकी वर्किंग है, कैसे कैसे कोर्ट्स हम देख सकते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में, इन सारी चीज़ों के बारे में ये चैप्टर आपका बेस्ड है। जब भी हम अगर आप न्यूज़पेपर देखते होंगे या फिर न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको उसमें कई सारी चीज़ें कोर्ट्स के बारे में देखने को मिल जाती होंगी। कोर्ट से रिलेटेड आपको कई सारी न्यूज़ वगैरह आपको देखने को मिल जाती होगी, है ना। एक कोर्ट आपका किस तरह का काम करता है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है कि जब भी किसी भी प्रकार के लॉ का वायलेशन होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होती है, कोर्ट होती है। कि उस जो लॉ है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी कोर्ट की होती है। अगर किसी लॉ का वायलेशन हो रहा है तो उससे निपटारा करना, उसे ठीक करना, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कोर्ट की होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या हो लॉ से रिलेटेड तो वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट्स को, ठीक है। जैसे आपका कोई भी लॉ बनता है पार्लियामेंट में या स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर में, तो अगर गवर्नमेंट उसको अप्लाई कर रही है सभी के ऊपर, इम्प्लीमेंट कर रही है सभी के ऊपर, और अगर उसका भी वायलेशन कोई कर रहा है तो उसका भी निपटारा कौन करता है, कोर्ट्स करती हैं। अगर स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसका भी निपटारा कहाँ पे होगा, कोर्ट्स में होगा। दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई दिक्कत है उसका भी निपटारा कोर्ट्स में होगा। कोई ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा है जिसको सल्यूशन उसका निकालना है, अगर वो किसी दूसरे कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस केस को अपने अंडर लेके उस पर अपना फैसला सुना सकती है। ओके, कोर्ट्स की फंक्शनिंग वगैरह को भी आज हम इस पूरे चैप्टर में आज हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले से। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी। Courts take decisions on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student or about the sharing of river waters between states, or they can punish people for particular crimes. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. पहला है आपका dispute resolutions, judicial review, upholding the law and enforcing fundamental rights. कोर्ट्स के पास में काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए। साथ में वो लोगों के केसेस तो देखती है, साथ में स्टेट्स के भी केसेस देखती है। स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी कोर्ट्स वगैरह ही देखते हैं। मेनली आपका सुप्रीम कोर्ट दो स्टेट्स के बीच में समस्याएं जो हो रही हैं उसको निपटाती है, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के केसेस को निपटाती है। जिस तरह से पहले के तौर पे ये होता था कि गवर्नमेंट ने डिसीजन निकाला, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इंश्योर किया कि कोई भी टीचर एक अपने स्टूडेंट को मार नहीं सकता है। आज के टाइम पे होता है ना, कोई टीचर आपको हाथ नहीं लगाता है, आपको डांटता ज़रूर है लेकिन मारता बहुत कम है। उसका रीज़न यही है कि कोर्ट्स ने ऑर्डर निकाल के रखा है कि कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को मारेगा नहीं, है ना। अगर मारता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। या फिर
शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स। जैसे आपका कोई नदी निकली, जैसे मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं। मध्य प्रदेश का एग्जांपल है नर्मदा नदी का अपन लेते हैं। अमरकंटक से नर्मदा जी निकलती हैं और वो अलग अलग स्टेट में, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही निकल के मध्य प्रदेश में ही नहीं ख़त्म हो जाती हैं, वो आपकी महाराष्ट्र भी जाती हैं, साथ में आपका गुजरात की तरफ भी, महाराष्ट्र नहीं, गुजरात और राजस्थान की तरफ आपका नर्मदा जी ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो अगर मध्य प्रदेश की सरकार नर्मदा जी पे एक बहुत बड़ा बांध बना दे, बहुत बड़ा डैम बना दे, कंस्ट्रक्ट कर दे और पानी को, नर्मदा जी का जो पानी है उसके फ़्लो को रोक ले, या फिर उसका जो पाथ है, जो उसका बहने का जो रास्ता है, उस रास्ते को चेंज करके दोबारा से मध्य प्रदेश की तरफ मोड़ दे, तो ये जो दूसरे स्टेट्स हैं उनमें पानी की समस्या हो जाएगी, उसमें पानी की कमी हो जाएगी। और जब ये लंबे समय से नर्मदा जी का पानी गुजरात और राजस्थान की तरफ बह रहा है ना, गुजरात की तरफ बह रहा है, महाराष्ट्र की तरफ बह रहा है, और अब अगर अचानक से मध्य प्रदेश सरकार उसको रोक लेती है तो फिर समस्याएं कहाँ हो जाएंगी, दूसरे स्टेट पे वाटर क्राइसिस आपको देखने को मिल सकती है। और इसी के बीच में आपका दो स्टेट्स के बीच में, 2 या 3 स्टेट्स के बीच में पानी को लेके झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका निपटारा कौन करेगा, इसके ऊपर डिसीजन कौन देगा, जो कोर्ट होती है वो इस पर डिसीजन देती है। ठीक है, और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम। कोर्ट्स आपका लोगों द्वारा किए गए क्राइम्स को, जो भी न्याय व्यवस्था होती है, अगर लोग कोई क्राइम कर रहे हैं तो उस पर डिसीजन कौन देगा, कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी को भी सज़ा सुना सकती है, उसकी सज़ा को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, उसको किस तरह की सज़ा देनी होगी, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, एक कोर्ट डिसाइड करती है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ mechanism for resolving disputes between citizens and the government, between two state governments and between the center and state government। dispute का मतलब होता है विवाद, है ना, dispute का मतलब होता है विवाद। अब विवाद आपका किसी के बीच में हो सकता है। जो आपका जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपका हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद आपका जो तहसील में आपके जो सिविल कोर्ट्स होते हैं वो हैं। ये पूरी चेन है एक जुडिशरी की हमारे यहाँ पर, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट आपका सबसे बड़ा कोर्ट कहलाता है भारत में। उसके बाद आपका हाई कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट आपका न्यू दिल्ली में है, जो कि सिर्फ एक होता है। हाई कोर्ट्स आपकी अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। टोटल हमारे पास शायद 25 हाई कोर्ट्स हैं फ़िलहाल के टाइम पे, और एक हाई कोर्ट दूसरे स्टेट्स के जहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है वहाँ के भी केसेस को सुनता है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपका एक कोर्ट आपको मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसी तरह से सिविल कोर्ट आपका जैसे तहसील वगैरह में, जैसे उचेहरा तहसील में है, मैहर तहसील में है, तो यहाँ पे आपके सिविल कोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें किस तरह के केसेस सुने जाते हैं, 2 तरह के सुने जाते हैं। एक आपका सिविल केस सुना जाता है और एक आपका क्रिमिनल केस सुना जाता है। क्रिमिनल केसेस को हम फौजदारी कानून भी कहते हैं और सिविल केसेस को हम दीवानी कानून भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। तो केसेस आपके कई तरह के होते हैं। 2 पर्सन्स के बीच में भी आपके केस हो सकते हैं। उस डिस्प्यूट को कौन सुलझाएगा, कोर्ट्स की जिम्मेदारी है सुलझाने की। 2 स्टेट्स के बीच में भी आपके केसेस हो सकते हैं, उसको कौन समझाएगा, कोर्ट आपका जो कचहरी वगैरह होती हैं, जुडिशरी होती है, उसके द्वारा सुलझाया जाएगा। कोई पर्सन है और गवर्नमेंट है, 2 लोग के बीच में अगर कोई केस है तो उसका भी निपटारा कौन करता है, कोर्ट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका भी निपटारा कौन करता है, कोर्ट्स वगैरह करती हैं। तो ये तो हो गया आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब आते हैं अपन जुडिशियल रिव्यू पे। एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review. भाई देखो, संविधान को रिव्यू करने का काम, संविधान को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, जुडिशरी का है। सबसे सुप्रीम कोर्ट
इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अगर संविधान में किसी प्रकार की भी छेड़छाड़ की जाती है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करने का और संविधान को प्रोटेक्ट करने का, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी पे आता है। पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी ऐसा आपका बिल जो कि पार्लियामेंट में पास किया जा रहा है, जिसको लॉ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लॉ बनाने का काम किसका है? लॉ बनाने का काम है पार्लियामेंट का, ठीक है। और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? कि सभी लोग उसका सही तरीके से फॉलो करें। वो कौन देखता है? वो कोर्ट्स वगैरह देखती हैं कि उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया गया है वो लॉ का वायलेशन आपको कोई ना करे, इसके लिए कौन है? जुडिशियल डिपार्टमेंट्स हैं। तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लॉ जो पास कर रही है पार्लियामेंट और जिसकी वजह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका प्रस्तावना कहलाता है, प्रस्तावना में कई सारे जो अपन पढ़े हैं, जैसे सेक्युलरिज्म है, जैसे आपका इक्वलिटी है या फिर फंडामेंटल राइट्स वगैरह है। तो अगर इस पे अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर लॉ की वजह से आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रस्तावना है उसमें अगर चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे चेंजेस नहीं आने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशियल डिपार्टमेंट की है। और ऐसे लॉ को वो सस्पेंड भी कर सकती है। जो आपकी जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ऐसे लॉ को सस्पेंड कर सकती है कि भाई आप ऐसे लॉ को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? अपहोल्डिंग द लॉ and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. For example, in the class 7th book, you read about Hakim Sheikh, an agricultural laborer who fell from a running train and injured himself, and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also includes the right to health. It therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered, as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patients during an emergency. Okay. सुप्रीम कोर्ट्स आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन किसके द्वारा मिलता है हमको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा, ठीक है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बराबर मिलते रहें और इसका वायलेशन किसी भी प्रकार से होना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन आपका अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कि हमारा जो ये फंडामेंटल राइट है ये गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर किसी और पर्टिकुलर के द्वारा इसको वायलेट किया गया है, इसको छीनने की कोशिश की गई है या फिर इसे मॉडिफाई करने की कोशिश की गई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका संज्ञान ले और सही निर्णय लेके उसकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। एग्जाम्पल के तौर पे क्लास 7 का एग्जाम्पल दिया गया है, हाकिम शेख की स्टोरी उसमें नरेट की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था और किसी वजह से उसे ट्रेन से वो गिरा है, उसको काफ़ी चोट आई थी। कई सारे हॉस्पिटल्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। जब हम हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं क्लास 7 में, तो उसमें रिफ्यूज़ कर दिया गया कि भाई यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है या फिर यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। इन सारे रीजंस की वजह से हाकिम शेख को बार बार हर एक हॉस्पिटल से बाहर किया जा रहा था कि भाई आप हमारे यहाँ एडमिट नहीं हो सकते। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात थी। आनन फानन में हाकिम शेख को एक प्राइवेट संस्था में ले जाके, वेस्ट बंगाल की कहानी है, प्राइवेट संस्था में ले जाके उसको भर्ती कराया गया और वहाँ पे उसका इलाज हुआ। और उसके बाद जब ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसने ऑर्डर निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला वेस्ट बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के लिए कि हाकिम शेख का जितना भी नुकसान हुआ है और उसकी जान भी जा सकती थी इस इंसिडेंट की वजह से कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उसको एडमिट नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के द्वारा उसको सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कंपनसेशन भी दिया गया था।
है ना, कंपनसेशन दिया गया था। एक आपकी निर्धारित पैसा होता है, वो अगले व्यक्ति को दिया जाता है। तो कंपनसेशन के तौर पे अब जितने रुपए दिए गए हों वो गवर्नमेंट जाने। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर निकाला था वेस्ट बंगाल के लिए कि आप अपनी हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी के लिए भी अगर ऑर्डर निकाल रहा है तो उसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है कि हम फॉलो करें या ना करें, हम उसकी बात माने या ना माने, ये मैंडेटरी है। आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था क्या होती है? इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ इनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली. Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician. The control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. This lack of independence would force the judge to make all judgments in favor of the politician. Although we often hear of rich and powerful people in India try to influence the judicial process, the Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. इसमें कहने का मतलब ये निकल रहा है, जैसे मान चलिए आपके पास आपकी पुश्तैनी ज़मीन थी और एक कोई पॉलिटिशियन लीडर है, कोई नेता है, और उस नेता की नज़र पड़ गई है आपकी ज़मीन पे और वो ज़मीन आपकी हथिया लेता है। ठीक है, अब आप ये केस लेके जाते हैं कहाँ पे? कोर्ट में लेके जाते हैं। और एक जो नेता होता है उसके पास ये पावर होती है, इसमें ये बताया जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि उसके पास ये पावर होती है कि वो एक जज को उसके पद से हटा भी सकता है, किसी नए जज को उस पद पे बिठा भी सकता है। तो ऐसे मामले में आपको लगता है कि वो जो जज होगा वो आपके फेवर में फ़ैसला देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं आपके फेवर में फ़ैसला देता हूँ और उस पॉलिटिशियन के फेवर में फ़ैसला नहीं देता हूँ तो ये मुझे सस्पेंड करवा देगा। तो इसकी वजह से वो फ़ैसला आपके हक़ में नहीं देगा और ये आपका एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम नहीं कहलाएगा, है ना। आपका जो पॉलिटिशियन होता है वो जजों के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल रखता है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो जो जज होता है, जो जुडिशरी होती है, वो आपका सही तरीके से इंडिपेंडेंट और एक्यूरेट डिसीजंस आपका बिना डिस्क्रिप्शन के मतलब एक्यूरेट डिसीजन वो ले नहीं सकते हैं, उसमें किसी न किसी प्रकार का भेदभाव आपका आ ही जाएगा, है ना। तो ये सारा सिस्टम हम एक मामले में और देखते हैं कि अगर कोई बड़ा आदमी है, पावरफुल है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं तो वो जजमेंट को ख़रीद लेता है ना, और वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है किसी भी जजमेंट में। तो ऐसा सिस्टम भी आपका इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा, है ना। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज़ द separation of powers. This, as you read in chapter 1st, is a key feature of the Constitution. What this means here is that other branches of government, the legislature and the executive, cannot interfere in the work of the judiciary. The courts are not under the government and do not act on their behalf. For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the high courts as well as Supreme Court are appointed with very little interfere from these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब हम सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में पढ़ते हैं चैप्टर 1 में, की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब ये है कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी में आपका चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? विधानसभा या फिर पार्लियामेंट की संसद, है ना, या फिर एग्जीक्यूटिव मतलब कैबिनेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट, ये इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी जज को लाने हटाने में, उसके अपॉइंटमेंट में या उसको डिसमिसल में कोई भी पॉलिटिशियन आपका इंटरफेयर नहीं कर सकता है, या फिर बहुत कम ही ऐसा इंटरफेयर होता है, क्योंकि जो CJI होता है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, ठीक है। सिर्फ इतना ही होता है। लेकिन जो कोर्ट होती है वो एक इंडिपेंडेंटली काम करती है, वो गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती। अगर आपकी कोर्ट्स गवर्नमेंट के अंडर में काम करने लगी तो उसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। लोगों की रक्षा करना, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करना, अगर वो गवर्नमेंट के अंदर काम करना स्टार्ट कर देगी तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम नहीं करती है कोर्ट। वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है और अगर उसको लगता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए तो वो करेगी। जैसे आपका अभी का हाल है, जब फार्म बिल की अपन बात करते हैं तो फार्म बिल को उसने होल्ड में डाल दिया था। फार्म बिल में 3 बिल थे, गवर्नमेंट की पार्लियामेंट ने उसको पास किया था, उस पर बिल बनाया था, लॉ तैयार किया था और कोर्ट ने उसको होल्ड पे रखा था कि पहले भाई आप किसान नेताओं से बात कर लीजिए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो जब हम सेपरेशन ऑफ वर्क की बात करते हैं तो जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, है ना, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। हाई कोर्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक बार जब ये अपने पोजीशन में आ जाते हैं, एक बार कॉलेजियम जो प्रथा है, जो कॉलेजियम प्रथा आपकी चलती है, जो सिस्टम चलता है, ये तरीका है कोर्ट्स में जजों की भर्ती करने का। तो ये जो कोर्ट के ही अधिकारी होते हैं, जो कोर्ट्स के ही जज होते हैं, यही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन आपका हाई कोर्ट का जज बनेगा, है ना। इसमें ये जो आप कभी नेट पे सर्च करिएगा, कॉलेजियम सिस्टम जो होता है, यही आपका तय करता है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का बनेगा जज और कौन हाई कोर्ट का जज बनेगा। एक बार जब आपका कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बन जाता है तो उसको जो हटाने की प्रक्रिया है वो इतनी सिंपल नहीं है। जो उसको हटाने, उसके पोजीशन से जो हटाने की उसकी प्रक्रिया है कि उसको हम, जैसे एक पुलिस ऑफिसर को आप खट से सस्पेंड कर देते हैं, एक नेता किसी पुलिस ऑफिसर को बड़ी मुश्किल से सस्पेंड कर सकता है, किसी कलेक्टर को भी बड़ी मुश्किल से सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन एक जज को इतनी मुश्किल से सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति को उसके पद से, प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट लगाया जाता है, इम्पीचमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं महाअभियोग लगाया जाता है, उसी तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लगाना पड़ता है। कहाँ पे? संसद में। पार्लियामेंट हटा सकती है लेकिन उसके लिए इम्पीचमेंट लगाना पड़ेगा और ये सिद्ध करना पड़ेगा। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? महाअभियोग का मतलब होता है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को, या फिर वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, या फिर वो एलिजिबल नहीं है अपने काम को कर पाने के लिए, है ना, एबल नहीं है अपने काम को, मतलब सक्षम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपका इम्पीचमेंट में, और इम्पीचमेंट पास करवा लेना इतना आसान भी नहीं होता है। ओके, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट्स के जो आपके CJI बनते हैं वो मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 सालों के लिए ही बन पाते हैं, तब तक वो रिटायर हो जाते हैं। 65 ईयर्स ओल्ड के जब हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो वो रिटायर हो जाते हैं। हाई कोर्ट्स के जजेस आपके 62 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, और जो हाई कोर्ट्स वगैरह है, और भी जो जुडिशरी सिस्टम है आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गई, सेशन कोर्ट वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, इसमें सरकार का दबाव नहीं बन पाता है। ओके, इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट्स टू प्ले अ सेंट्रल role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated. तो इसमें कहा जा रहा है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर वर्ड जो आ रहा है, लेजिस्लेचर को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कह सकते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा कहलाती हैं। ठीक है, साथ में जो एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है वो उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका मतलब एक कैबिनेट को समझ लीजिए, जो कैबिनेट होती है उसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट कह सकते हैं, पूरी पार्लियामेंट कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है
कि जब हम बात करते हैं ना कि रूलिंग पार्टी आपकी बागी ना हो जाए, वो अपनी मनमानी करने पे ना उतारू हो जाए, तो उसके लिए अलग अलग बॉडीज़ होती हैं भारत में ही, इंडिया में अलग अलग आपके सिस्टम होते हैं जो कि उसको अपनी मनमानी करने से रोकते हैं, उस पर दबाव बना के रखते हैं। एक तो अपोजिशन पार्टी हो गई, है ना, साथ में आपका सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, हाई कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी भी लेजिस्लेचर को या फिर किसी भी गवर्नमेंट को अपनी मनमानी से रोकने के लिए, है ना। अगर कोई भी फर्जी लॉ बना देंगे, जो कि अगर आपके पास बहुमत है और आपने लॉ बना दिया, तो उस लॉ को होल्ड कर देगा या फिर सस्पेंड कर देगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आप अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं या फंडामेंटल राइट के साथ में, उसके स्ट्रक्चर के साथ में कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं मौलिक अधिकार के साथ में, तो भी आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर रोक लगा देगा, होल्ड कर देगा, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति आसानी से, अगर उसका केस सही है, तो फंडामेंटल वायलेशन को लेकर अगर उसका केस सही है, तो फिर वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, वहाँ पे अपना PIL दर्ज करवा सकता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कोर्ट्स इन इंडिया? हमारे देश में कोर्ट्स का क्या स्ट्रक्चर है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। ये पिरामिड जैसा जो दिख रहा है ना, इसको हम समझ लेते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ लीजिए, तहसीली कचहरी समझ लीजिए, बीच वाला हाई कोर्ट है, ऊपर वाला आपका सुप्रीम कोर्ट है। तीनों ही जो कोर्ट्स हैं, जितने भी कोर्ट्स अपने भारत में होती हैं, वो सारी की सारी कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, और सुप्रीम कोर्ट सबसे हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा सुप्रीम कहलाता है ना, सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर्स उसी के पास में हैं। There are 3 different levels of courts in our country. There are several courts at the lower level, while there is only one at the apex level. The courts that most people interact with are what are called subordinate or district courts. These are usually at the district or tehsil level or in towns, and they hear many kinds of cases. Each state is divided into districts and that are presided over by the district judges. Each state has a high court, which is the highest court of the state. At the top is the Supreme Court, that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. The decisions made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. इसमें बताया जा रहा है कि कोर्ट्स आपके 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। पहला आपको सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप सभी ने सुना होगा, है ना। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो भी इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं जिक्र आपको दिख ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भारत में सिर्फ एक है, जो कि लोकेटेड है या सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में सिचुएटेड है आपका, भारत की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन होता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी इसके पैनल में और सारे भी जजेस होते हैं। टोटल आपके 30-35 जज आपके सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, मेन। उसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जैसे मध्य प्रदेश में, अपन मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में आपका हाई कोर्ट कहाँ पे है? जबलपुर में है, ठीक है। जबलपुर में आपका हाई कोर्ट सिचुएटेड है, ओके। इसी तरह से हाई कोर्ट आपका हर स्टेट में अलग अलग जगहों पर होता है। जैसे आपका राजस्थान में है, राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है। इसी तरह से आपके अलग अलग केसेस, अलग अलग हाई कोर्ट्स आपके अलग अलग स्टेट्स में हैं। तकरीबन 25 हाई कोर्ट्स हैं। 28 तो अपने पास ऐसे ही स्टेट हो गए, और बाकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, है ना। अपने पास कोर्ट्स कितने हैं? हाई कोर्ट्स 25 हैं। तो एक हाई कोर्ट दूसरे स्टेट्स के भी केसेस को सुन सकता है, या दूसरे स्टेट के केसेस को भी हैंडल करता है जहाँ पे हाई कोर्ट आपका सिचुएटेड नहीं है। तो अपने पास टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25। अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो 25 है, क्योंकि कुछ समय पहले 24 थे, कहीं मैंने पढ़ा था कि ये 25 हो गए हैं, ठीक है। उसको अपन ऑनलाइन क्लास में एक बार शेयर कर लेंगे। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे अपना सतना है, सतना में आपका एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिचुएटेड है। जैसे आप उचहरा में हैं, उचहरा में भी आपको तहसील में, आपको उचहरा तहसील है, उचहरा तहसील में भी आपको एक कोर्ट देखने को मिल जाएगा, है ना। उसको अपन
नॉर्मल कचहरी कहते हैं। तो उचहरा में भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह मैहर में है, मैहर में भी आपको एक कचहरी देखने को मिल जाएगी। मैहर तहसील है, यहाँ पे भी आपको कचहरी देखने को मिल जाएगी। तो इन सारी जगहों पे ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं या तहसील वगैरह की जो कचहरी वगैरह कोर्ट्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे आपके वेरियस टाइप्स के केसेस सुने जाते हैं। जैसे एक आपका सिविल केसेस होते हैं, दूसरा आपका एक आपका क्रिमिनल केसेस हो गया, है ना, जिसको हम एक फौजदारी कहते हैं और एक को हम दीवानी केसेस कहते हैं। ये दोनों ही केसेस आपके कहाँ देखे जाते हैं? सभी प्रकार के कोर्ट्स में। सभी प्रकार के कोर्ट्स में ऐसे केसेस देखे जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में या फिर तहसील वगैरह के कोर्ट्स में आपका जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं वो वहाँ देखे नहीं जाते हैं। जैसे कि डिस्प्यूट्स कैसे? डिस्प्यूट्स आपके कई तरह होते हैं। दो स्टेट्स के बीच में आपका डिस्प्यूट है तो वो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके नहीं दायर करेगा अपना केस, है ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी और पर्सनल किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बीच में अगर कोई केस है तो वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा केस, या तो वो हाई कोर्ट में चला जाएगा या तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिला होगा उस केस का। अलग अलग वेरियस टाइप्स के आपके केसेस इन कोर्ट्स में सुने जाते हैं और जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं वो आपका सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखा जाता है। सबसे टॉप में जो आपका कोर्ट है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी जजमेंट पास कर देता है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी जजमेंट पास कर देता है तो वो जजमेंट कोई भी कोर्ट बदल नहीं सकती है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया है तो वो आपका जजमेंट कोई भी कोर्ट चेंज नहीं कर सकती है। किसी भी कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है। अगर कोई हाई कोर्ट कोई जजमेंट पास करती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इन केसेस मतलब जजमेंट को चेंज कर सके। या तहसील में जो आपकी कोर्ट्स होती हैं उनके पास ही पावर नहीं है कि वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चेंज कर सकें, है ना। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेंज किया जा सकता है। या फिर जैसे आप मान के चलिए हाई कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है ना, अब वो केस आपका नेशनल मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, या फिर वो केस आपका बहुत दिन से चल रहा है, मीडिया में बहुत दिन से उसका ट्रायल भी चल रहा है, वो केस आपका सुलझ नहीं रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? उसके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो हाई कोर्ट में चल रहे केस को अपनी कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा सकती है और जहाँ पे उस पर जजमेंट सुना सकती है। या फिर हाई कोर्ट में कोई आपका जजमेंट पास हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, इस केस में कुछ गड़बड़ी हुई है या फिर सही तरीके से जजमेंट आपका सर्व नहीं किया गया है, तो भी जो केस आपका ख़त्म हो चुका है तो भी सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपनी कोर्ट में मंगा सकता है और उस पर दोबारा सुनवाई शुरू कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका कोर्ट्स वगैरह में आती हैं। और जो पिरामिड है आपका, ये समझ लीजिए कि सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लीजिए, बीच वाला आपका जो है वो हाई कोर्ट मान लीजिए और सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आगे हम लोग बाकी पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।